कैसे हो यार आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होगे और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होगे, और नहीं तो आज ही स्टार्ट करो। तो यार आज की वीडियो थोड़ी देर हो रही है, इसके लिए आप लोगों से क्षमा है ना, क्योंकि अकेले रहता हूँ, सारी चीज़ें खुद ही करता हूँ, आप लोग समझ सकते हो। घर वालों को भी देखना है, अपने को भी देखना है, पढ़ाई भी देखना है, पढ़ाना भी है, पैसे भी कमाने ज़रूरी हैं, तो थोड़ा सा देर हो गया यार आज, आप लोग समझ सकते हो। तो ये बोलने का मेरा रीज़न क्या है, तो ये है कि बहुत बार कंसिस्टेंसी है ना, जो कंसिस्टेंसी होता है हमारा, वो क्या हो जाता है, वो हमारा ब्रेक हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, हमारा ब्रेक हो जाता है। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है कि जैसे कि मान लो अगर आप लोग मॉर्निंग में उठने का आपने प्लान बनाया है ना, मॉर्निंग में आप लोग उठने का प्लान बनाया है, उठ नहीं पाए, तो क्या करना है कि भाई जब से उठो है ना, जैसे मान लो अगर 10 बजे उठे या कहीं चले गए 10 AM में, वहाँ से कुछ काम हो गया 2 घंटा बाद, तो भाई 12 बजे से आप पढ़ो ना। अब 12 बजे से पढ़ो, उस दिन का छोड़ो मत। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी अगर रूटीन थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, तो उस दिन की सारी पढ़ाई को छोड़ो मत। ठीक है, जितना भी टाइम मिले, जो भी टाइम मिले, बस उसमें अपना पढ़ाई कर लो, अपने रूटीन को बरकरार रखो, क्योंकि यही छोटा छोटा किया गया आज तुम्हारा तकलीफ़ है ना भाई लोग और मेरे बहन लोग, कल तुम लोगों को वो हर चीज़ देने वाला जिसके तुम हकदार हो। इसलिए निराश मत हो, ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा आएगा, बहुत ऐसा सिचुएशन आएगा जब लगेगा कि नहीं यार अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे बस में कुछ नहीं है, और हम तो ऐसे ही अपने लाइफ में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये सब नहीं है, आपको बिल्कुल अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं लाने हैं ना, क्या नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं लाना है, क्योंकि जैसे हम और तुम सोचते हैं ना भाइयों और मेरे बहनों, बिल्कुल वैसा ही हमारा दिमाग एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए बस यही बोलूँगा कि सिचुएशन जैसी भी हो, चाहे हालात जैसे भी हो, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो और हमेशा वो चीज़ें करो ना जो तुम करना चाहते हो, जिसमें तुम बेस्ट हो। समझ में आ रहा है ना, हमेशा वो चीज़ करो, ध्यान रखोगे। क्लियर है? तो चलो आज का फिर से ये जो क्वेश्चन है हमारा 25 क्वेश्चन है, उसको करते हैं अच्छे से, एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखना और चीज़ों को सीखने का कोशिश करना कि किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक संदिग्ध को, मतलब जो इंसान क्या है जिसके ऊपर में आपको शक है, सस्पेक्ट को बिना किसी अनुमति के, बिना किसी बोला जाए तो परमिशन के है ना, बिना किसी अप्रूवल का कितने देर तक रखा जा सकता है। तो भाई 24 घंटा तक रखा जाता है। बहुत बार आप लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा है, तो इस चीज़ को याद रखोगे आप। ठीक है, मतलब कि ये कि मान लो किसी इंसान पे आपको शक है आपको कि भाई ये इंसान इस तरह से कर सकता है, तो आपने उसको उठा करके जो पुलिस है वो ले जाती है और 24 घंटे तक वो रख सकती है। अगर उससे ज़्यादा उसको रखना होगा, अगर अनुमति हो, अगर अनुमति हो, क्या हो, अगर अनुमति हो, अगर अनुमति हो तो 15 दिन तक है ना, 15 डेज तक क्या किया जा सकता है, अनुमति, अगर अनुमति हो तो 15 दिन तक रखा जा सकता है। ठीक है, रखा जा सकता है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड कुछ बहुत सारा और हमारा ये है, कुछ पॉइंट्स है, उसको ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक है ना हमारा यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ना, एक आया था कोड ऑफ, भाई चल जा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, जिसको CRPC है ना, हम लोग ये बोलते हैं CRPC आया था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973। क्या है, 1973, रिप्लेस्ड बाय ये हमारा आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। मतलब क्या स्थान लिया है यहाँ पे, क्या लिया, स्थान लिया, ये चीज़ आप लोग याद रखोगे। क्लियर है? और बात करते एक हमारा है भारतीय नागरिक सुरक्षा है ना, यह भारतीय न्याय संहिता, जिसको क्या एक था हमारा हाँ, भारतीय नागरिक, जो भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन पिनल कोड, IPC है ना, IPC। एक था 1860 में जो आया था, 1860 में, जिसको क्या बोलते हैं, इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, भारतीय है ना दंड संहिता। क्या बोलते हैं इसको, भारतीय दंड संहिता।
भारतीय दंड संहिता रिप्लेस्ड बाय BNS भारतीय 2023 भारतीय न्याय संहिता। इसको क्या बोलते हैं? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय, क्योंकि भाई इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसके आपको बता रहे हैं ये चीज़ आपको, है ना, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक और था हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये था हमारा 1872 में, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन एविडेंस है, मतलब इसको बोला जाता है हिंदी में भारतीय, है ना, साक्ष्य अधिनियम। आप लोग याद रखोगे, ठीक है। इसको रिप्लेस्ड किया हमारा, रिप्लेस्ड बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप याद रखोगे, क्योंकि एडिक्विटी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर से एक बार देख लो भाई लोग, BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो है 2023 में लाया गया था। इसने किसका स्थान लिया है भाई? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट CRPC 1973 का स्थान लिया है, ठीक है। ये चीज़ याद रखोगे। एक और था हमारा इंडियन पिनल कोड IPC भारतीय दंड संहिता, जो कि 1860 में आया था, उसका स्थान किसने लिया है? BNS BNS भारतीय न्याय संहिता, हाँ, भारतीय न्याय संहिता लिया है भाई यहाँ पे, इसने 2023 का स्थान लिया है, ठीक है। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो आया था, इंडियन एविडेंस एक्ट जो आया था, उसने क्या किया है? रिप्लेस्ड बाय BSS भारतीय साक्ष्य अधिनियम, है ना, इसका स्थान लिया है उसने। चलो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है कि PM विश्वकर्मा योजना आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो देखो यहाँ पे विश्वकर्मा है ना, आप जानते हो जो लोहा वगैरह का काम करते हैं ना भाई लोग, उनको, है ना, जो लोहा से औजार वगैरह बनाते हैं उनके लिए है, होता है ये, है ना। जनरली वो लोग विश्वकर्मा टाइटल लिखते हैं, ठीक है। तो जिनको लोहार हम लोग में क्या बोलते हैं? जिनको लोहार बोलते हैं, ठीक है, जिनको लोहार बोलते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं, जो ये बोल सकते हो कि कारीगर होते हैं। तो यहाँ पे देखते हो फार्मर्स के लिए नहीं होगा, आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन यानी कलाकार और शिल्पकार, जो टोकरी वगैरह बनाए, लोहे का बर्तन वगैरह बनाए, लोहे का सामान वगैरह बनाए, औजार वगैरह बनाए, वो सब। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि आया था, PM स्वनिधि, है ना, NIDHI PM स्वनिधि आया था, आपको पता है 2020 में आया था, है ना। इसमें 10 के का क्या क्या जा रहा था? लोन दिया जा रहा था, वो भी क्या? कोलेटरल फ्री मतलब बिना किसी किसका, बिना गिरवी रखे कुछ भी, है ना, मतलब आपको कागजात वगैरह कुछ भी देने का जरूरत नहीं था। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये भी नहीं होगा, ये है ना, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, इसके लिए अलग था, आप लोग को बता चुका है मैंने, है ना। चलो स्टैंड अप इंडिया, इसके लिए क्या था? स्टैंड अप इंडिया था ना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम था, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो, तो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत की संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बना सकती है? देखो, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो ठीक है, ना आए तो एकदम छोड़ दो। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। इफ़ देयर इज़ अ नीड ऑफ इम्प्लीमेंट इन एन इंटरनेशनल ट्रीटी, मतलब बोल अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने की आवश्यकता, बिल्कुल इसका आंसर यही होने वाला है। तो ऐसा बहुत कम बार ऐसा होगा कि आपके टीचर आपको बता रहे होंगे ये चीज़ें, है ना। तो लेकिन जब आप एनालिसिस करोगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आया तब आप डायरेक्टली वहाँ पे मार सकते हो और आपके जो मार्क्स हैं वो पॉजिटिव में चले जाएंगे आपके मार्क्स, है ना, ये चीज़। तो देयर इज़ अ नीड टू रेगुलेट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करने के लिए ये नहीं होता भाई, है ना। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए हमारा होता है इलेक्शन कमीशन होता है, याद रखोगे, ठीक है। इफ़ देर इज़ नीड टू इम्पोज स्टेट लेवल टैक्सेज, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। तो एलिमिनेशन टेक्निक से भी इसको लगा सकते थे, लेकिन बहुत बार होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या एलिमिनेशन लगाना है और क्या एलिमिनेशन नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। बोल रहा है कि 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो भाई हम लोगों को पता है कि जो क्रिकेट का जो ओरिजिन है ना, क्रिकेट का जो ओरिजिन है, मतलब जन्म किसका? क्रिकेट का, है ना,
क्रिकेट का जन्म किसको माना था? इंग्लैंड को माना जाता है ना। किसको माना जाता है? इंग्लैंड को। तो जाहिर सा बात है पहला वहीं पे हुआ होगा, कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं यहाँ पे, है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो बोल रहा है कि इंडिया तो होगा नहीं कि पहला हुआ था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा, यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ नहीं होगा, तो क्या होगा? यहाँ पे इंग्लैंड होगा। ये चीज़ याद रखोगे। और ये जो मैच था इसमें विनर कौन रहा था भाई लोग, है ना। विनर कौन रहा था या विजेता कौन रहा था? इस पे विजेता रहा था वेस्ट इंडीज़। क्या रहा था? वेस्ट इंडीज़, है ना। वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ रहा था। याद रखें कि कैरिबियन सी के आसपास एक कंट्री है, वो रहा था। तो कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ देख लेते हैं ना। तो फिर हमारे इंडिया ने कब जीता भाई? हाँ, ये जो वर्ल्ड कप है ये हमारे इंडिया ने कब जीता था? तो हमारा इंडिया ने जीता था, ध्यान से देखोगे, है ना। तो इंडिया वोन। भाई हैंडराइटिंग तो माशाल्लाह है मेरा, कोई बात नहीं, है ना। इंडिया वोन कब जीता था? 1983 में, कपिल देव के टाइम पे, है ना। कपिल देव जो पाजी हैं वो क्या थे? कैप्टन थे वो, ठीक है। आपको पहले ही बता चुका है भाई लोग कि ये क्या थी, ये कैप्टन थे। 1983 में हुआ था, है ना। और हम लोगों ने किसको हराया था? वेस्ट इंडीज़ को हराया था। किसको हराया था? हम लोगों ने वेस्ट इंडीज़ को हराया था, है ना। वेस्ट इंडीज़ को हमने क्या किया था? हराया था इंडिया ने। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जो वर्ल्ड चैंपियन था उसको क्या क्या था? हमारे इंडिया ने हराया था। अब बात करते हैं इंडिया ने और कब जीता। तो इंडिया वोन, है ना। इंडिया में और जीता है 2011 में। किसको हराया था भाई? श्रीलंका को हराया था 2011 में। फिर से इंडिया ने जीता है। इंडिया वोन, है ना। विजयी रहा इंडिया, ठीक है। किसको हराया था? श्रीलंका। श्रीलंका को क्या क्या हराया इंडिया ने, ठीक है। तो इंडिया 2011 में जीता है, श्रीलंका को हराया, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। अब बात करते हैं इंडिया ने कब कब होस्ट कब कब किया, है ना। होस्ट बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं भाई उसको? याद नहीं आ रहा भाई। आयोजित कब हो, कब कब आयोजित हुआ, ठीक है। आयोजित वैसे पहले भी बता चुका है ये सारी चीज़ों को, लेकिन आप फिर से एक बार देख लो। तो 1987 में, है ना। 1987 में, 1996 में, उसके बाद में 2011 में, फिर 2023 में। यहाँ पे किसके साथ? इंडिया प्लस पाक था। यहाँ पे इंडिया प्लस पाक प्लस बांग्लादेश था। इसमें इंडिया प्लस बांग्लादेश प्लस श्रीलंका था। और इसमें इंडिया प्लस श्रीलंका था। आप लोग याद रखोगे, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा है बिम्स्टेक, है ना। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, है ना, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये होता है। तो इसका आप लोग डायरेक्ट याद रखोगे बिम्स्टेक क्या होता है। तो भूटान वाला नहीं होगा, बे ऑफ बंगाल इंटरनेशनल नहीं होता है भाई, बंगाल इंडिया मैरीटाइम नहीं होता, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो भाई हिंदी मीडियम वालों, है ना, मेरे हिंदी मीडियम वाले भाइयों और बहनों, अब यहाँ पे बिम्स्टेक, इससे आप क्या कर लोगे भाई बताओ? कुछ कर लोगे नहीं ना। इसलिए जितनी भी चीज़ें बताता हूँ, है ना, जिस तरीके से बताता हूँ उसी तरह से याद करने का कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीखने वाले हो और एग्ज़ाम में हमेशा आगे रहने वाले हो, है ना। एग्ज़ाम में क्या करने अब हमेशा आप टॉप में रहोगे। इसलिए ना, क्योंकि देखो जो लोग हिंदी मीडियम्स के होंगे वो हिंदी का रोना लगाए हुए रहेंगे कि भाई मेरा तो हिंदी ऐसा है, हिंदी में क्वेश्चन ही नहीं था, इंग्लिश दे दिया तो कैसे करेंगे, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ। तो नाइंसाफ़ी होता है, नो डाउट, लेकिन अगर आप इंग्लिश की टर्म अगर सीख लोगे ना तो आप काफ़ी लोगों से आप आगे रहने वाले हो और काफ़ी अच्छा आप अपना प्रदर्शन करने वाले हो। इसलिए जो बताता हूँ उसको सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करो। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो बिम्स्टेक है इसका स्थापना कब हुआ था और कौन कौन सा देश इसका पार्ट होता है, एक बार देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो बिम्स्टेक, तो BIMSTEC, बिम्स्टेक इसका हुआ था 1997 में हुआ था इस्टेब्लिश, है ना। इस स्थापना हुआ था इसका, याद रखोगे भाई लोग, ठीक है। ये चीज़ याद रखोगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था हमारा 2025 है ना, CHSL में इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए बोलता हूँ कि भाई लोग आप लोग याद रख लो तो ज़्यादा आसान होगा। अब बात करते हैं इसमें कंट्रीज, कौन कौन से कंट्रीज है इसमें, है ना। मेंबर कंट्री, सदस्य देश, क्या है, सदस्य देश है। इतना याद रखना, अगर कभी भी ये होगा तो अपने आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनका नाम याद रखना। समझ में आ रहा है ना। जैसे भाई इंडिया होगा,
है ना, इंडिया होगा, नेपाल होगा, नेपाल, ठीक है, भूटान होगा, है ना, तो इंडिया, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा। उसके बाद में श्रीलंका होगा, श्रीलंका, मतलब जितने भी पड़ोसी देश हैं सबका नाम याद रखोगे, ठीक है। तो इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका हो जाएगा। बांग्लादेश होगा, है ना, बांग्लादेश, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, 1 2 3 4 5, और कौन था भाई, म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार होगा, 1 2 3 4 5 6, और कोई कंट्री है, थाईलैंड, 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 THAI, है ना, ये चीज़। तो इतनी चीज़ याद रखोगे। इसमें एक चीज़ याद रखना, इसमें पाक नहीं है इसमें, है ना, बहुत बार होगा कि आपको दे देगा, पाक इसमें नहीं होगा। तो देखते हैं एक बार, इंडिया हो जाएगा, नेपाल और भूटान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, और थाईलैंड। 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री होते हैं। यहाँ पे आपको पाकिस्तान नहीं होगा तो याद मत रखना उसको, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, बांग्लादेश, कहाँ है, बांग्लादेश, बांग्लादेश के ढाका में है। ये चीज़ आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है सौर एवं हीलियोस्फेरिक वेधशाला, ठीक है, इसको फुल फॉर्म दे दिया है SH, क्या है, सोहो, सोहो दिया है, SOHO। इसका फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछ सकता है, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। कभी भी हेलियो वर्ड आएगा ना, HELIO, हेलियो वर्ड आएगा ना, वो सन से रिलेटेड होगा, याद रखना भाई लोग। कभी भी अगर वर्ड आ जाए, हेलो वर्ड आ जाएगा, वो सन से रिलेटेड होगा। क्योंकि जब आप OWS पढ़ोगे तो वहाँ पे रूट वर्ड्स के थ्रू हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, रूट वर्ड्स के थ्रू OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं इंग्लिश में। आप लोग जान रहे होंगे अगर आप लोग कुछ दिन से अगर तैयारी कर रहे हैं तो। देखते हैं यहाँ पे, टू मॉनिटर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, भाई यहाँ पे हेलियो में अर्थ कहाँ से आ जाएगा, टू एक्सप्लोर द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये भी नहीं आएगा। टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू द सन, सन से रिलेटेड यहाँ पे है ना। देखते हैं, टू स्टडी कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन, तो ये भी नहीं होगा, सन से रिलेटेड है, तो यही चीज़ हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है ना। टू प्रोवाइड क्या, इंसाइट्स इनटू सन, मतलब सन के बारे में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चलाने के लिए ये चीज़ ऑब्जर्वेटरी को बनाया गया। इसी से रिलेटेड हमारा एक आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन, है ना। आप लोगों को पता होगा हमारे किसने भेजा भाई, इसरो ने भेजा, हमारे इसरो ने भेजा। कब भेजा है, 2023 में भेजा है। और ये L1 क्या होता है, लैग्रेंज पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, लैग्रेंज, लैग्रेंज पॉइंट। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जा रहा है स्पेस मिशन से, तो याद रखोगे। कितने लैग्रेंज पॉइंट, कितने लैग्रेंज पॉइंट है, 5 से, L से लेकर के कितने तक भाई, L5 तक है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पौधों में जाइलम उत्तक का प्राथमिक कार्य क्या है। 1 मिनट, आप लोग याद रखो यार। हाँ, जिस तरह से बिम्स्टेक है ना, उसी तरह से एक और हमारा होता है सार्क। सार्क के बारे में भी जान लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे ये एशिया के जो कंट्रीज़ हैं ना, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ आते हैं, जो 8 कंट्रीज़ होते हैं हम लोग, उसमें जितने भी जो ग्रुप बने हुए हैं, है ना, उसको करना ज़्यादा जरूरी, क्योंकि संगठन से, है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सार्क याद रखोगे, सार्क, SAARC। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, है ना, ये चीज़ याद रखोगे। और इसका हुआ था 1985 में हुआ था। कहाँ हुआ था, नेपाल में, है ना, नेपाल के काठमांडू में, है ना, जहाँ पे क्या हुआ था, बहुत भयानक जेनजी, है ना, जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था। इसमें 8 कंट्रीज मेंबर हैं, कितना, 8 सदस्य देश हैं, ठीक है, यानी कि मेंबर कंट्री हैं, मेंबर कंट्रीज याद रखोगे। इसमें याद रखोगे, फिर से कभी भी अगर हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में आएगा ना, तो हमेशा इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में करोगे, तुक्का भी मारोगे तो आपका आंसर सही होने वाला। तो इंडिया, अपना इंडिया सबसे पहले रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में पाकिस्तान रहने वाला है, पाकिस्तान होगा तो अफगानिस्तान होगा भाई। उसके बाद में नेपाल भूटान क्यों छूटेगा, हाँ, नेपाल भूटान 1 2 3 4 5, नेपाल भूटान होगा। उसके बाद में बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश होगा, मालदीव होगा, श्रीलंका होगा,
इसमें वो नहीं होगा आपका, म्यांमार में नहीं होगा और थाईलैंड में नहीं होगा। तो 8 कंट्री हुआ, इंडिया हुआ, पाक हुआ, अफगानिस्तान हुआ, 3 4 5 6 7 8। आप लोग याद रखोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसीलिए। अब बात करते हैं पौधों में जाइलम का क्या काम होता है। ज से जाइलम, ज से जल, याद रखोगे, ज से जाइलम, ज से जल, है ना। तो हिंदी वाले भी आपके लिए कभी कभी काफ़ी ज़्यादा काम आ जाता है। तो टू ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द अदर, भाई ये फ्लोएम का काम होता है। ये किसका काम होता है? फ्लोएम का, है ना, ये फ्लोएम का काम होता है, याद रखना ये चीज़ को, ठीक है। टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, यही हो जाएगा। टू प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट, नहीं होगा ये, ठीक है। टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस लिप्स, ये भी नहीं होगा, ये फ्लोएम का काम होता है ना, फ्लोएम। फ्लोएम। फ से फल, फल मतलब क्या? फ से फल खाना, याद रखोगे, यानी कि यह क्या करता है, ये जो तुम्हारा फूड होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। अब बात करते हैं यहाँ पे कि भाई ये जो है आपका, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। क्या होता है ये? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, याद रखना आप लोग, जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। बोले तो जटिल उत्तक, हिंदी में जटिल उत्तक। क्यों बोल रहे हैं वो चीज़ याद रखना आप लोग, क्योंकि ये जो होता है ना, एक से मिलकर के नहीं बना होता। ये जाइलम है, ये 4 टिश्यू से मिलकर बना होता है, 4 सेल से मिलकर बनाता है। फ्लोएम है, ये भी 4 से मिलकर बना होता है। तो एक बार देखते हैं कौन कौन सा होता है, ये चीज़ को आप लोग याद रखोगे, है ना। और जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली, यानी इन दोनों को मिलकर संवहनी उत्तक, क्या बोलते हैं? संवहनी, संवहनी, हाँ, संवहनी उत्तक बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पे वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल, है ना, वेस्कुलर बंडल दोनों को बोला जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन किससे किससे बना होता है, तो ध्यान से सुनो। यहाँ पे बात करते हैं जाइलम का, तो भाई जाइलम को जाइलम ही हिंदी में बोलते हैं, है ना, तो हमारे हिंदी मीडियम वाले भाइयों बहनों बुरा मत माना। और फ्लोएम को भी फ्लोएम ही बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फ्लोएम ही बोलते हैं। अब बात करते किससे किससे, 4 से मिल करके बना हुआ है ना, तो सबसे पहले जो चीज़ है वही लगा देना पहले, समझ में आ रहा है? मतलब जाइलम है तो जाइलम, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर हो जाएगा। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्कामा, भाई स्पेलिंग PRAN, पैरेन्कामा, CHAMA, पैरेन्कामा। देखो जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्कामा। उसी तरह से यहाँ पे होता है फ्लोएम, है ना, याद रखने का तरीका, फ्लोएम फाइबर और क्या हो जाएगा? फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्कामा, ये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे वेसल एलिमेंट्स, है ना, वेसल, VESSL, वेसल एलिमेंट्स। और हो जाएगा ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स। और यहाँ पे बात करेंगे तो 2 ठो अलग हो जाएगा, कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन, जिसको साथी उत्तक आप लोग बोलते हैं। और हो जाएगा सिव ट्यूब, सिव ट्यूब। चलो, तो जो जाइलम होता है और जो फ्लोएम होता है, इनको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं, है ना, इनको जटिल उत्तक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए क्योंकि ये अगेन ये 4 छोटे छोटे सेल्स बोल सकते हो या टिश्यू होते हो, उससे मिलकर के बने होते। तो जाइलम होता है, जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है, जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है, उसके बाद में वेसल्स एलिमेंट्स होता है, और उसके बाद में ट्रैकिड्स होता है। हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फ्लोएम को क्या बोलते हैं? फ्लोएम फाइबर बोलेंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा बोलेंगे। कंपेनियन सेल्स को साथी सेल्स बोलते हैं, साथी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं हिंदी में, है ना, कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं बोलते हैं। सिव ट्यूब को छलनी को ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छलनी, चलनी या छलनी, पता नहीं यार क्या बोलते हैं, चलनी, है ना, चलनी ट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे इतना, ठीक है, इतना याद रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी काम होने वाली, एग्जाम में आएंगी तो आप कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ है कम प्रकाश की स्थिति में पुतली का आकार क्या होता है। देखो यहाँ पे मान लो ये आपकी आँख है ना, काफ़ी इस तरह से करके है, यहाँ पे है, लेकिन जब लाइट आप जैसे ही क्या होगा, डार्क रीजन में जाओगे ना आप, यहाँ से डार्क रीजन में, ठीक है, तो ये पुतली का जो साइज है ये बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा वो ध्यान से सुनो, क्योंकि जब ये बड़ा होगा ना तो इसमें ज़्यादा लाइट आएगा, इसमें क्या होगा?
ज़्यादा लाइट आएगा इसमें, जब ज़्यादा लाइट आएगा तो फिर क्या हो जाएगा ये। ओ भाई किधर गया, हेलो आ जाओ यार। हाँ, तो क्या हो जाएगा जब ज़्यादा लाइट जाएगा ना, तो ये अच्छे से हम लोग देख पाएंगे, है ना, क्लियरली क्या कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। इसलिए कभी भी अगर हम लोग अंधेरे में जाते तो हमारा जो पुतली का साइज़ होता है वो के प्यूपिल का जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन इसका उल्टा, जब क्या करेंगे यहाँ से मान लो अंधेरे से, है ना, अंधेरे से किस में आ गए, उजाला में आ गए, उजाले में आ जाएंगे तो ये साइज़ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हमारा छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आँख में ज़्यादा लाइट पड़ेगा ना तो चौंधिया जाएगा, मतलब भाई हम लोगों को थोड़ा तकलीफ होगा, दिक्कत होगा, इसलिए ये चीज़ होता है। तो कम प्रकाश में पुतली का आकार क्या होता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू प्रिवेंट एक्सेस लाइट फ्रॉम द एंट्रिंग। तो बिल्कुल भाई यही चीज़ है, एक्सपेंड्स टू अलाउ मोर लाइट। एक मिनट, लो लाइट कंडीशन, व्हाट हैपेंस टू द लो लाइट, तो एक्सपेंड करेगा ना यार, ये गलत हो जाएगा, ये तब होगा ना अलाउ मोर लाइट टू एंटर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टू प्रिवेंट एक्सेस, नहीं ये होगा जब उजाला में जाएंगे तब, ये होगा जब उजाला में जाएंगे तब। क्या होगा, जब उजाला में जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा एकदम सन में जाएंगे, बहुत ज़्यादा सनलाइट में जाएंगे तब ये चीज़ होगा। और ये एक्सपेंड करेगा, ज़्यादा लाइट एंटर करेगा ताकि हम लोग को अंधेरा में देखने में आसानी हो। इट रिमेन्स द सेम नहीं होगा, इट चेंजेस कलर, भाई कलर कभी भी चेंज नहीं होगा। आइरिस है ना, आइरिस होता है, कभी भी कलर चेंज नहीं होता है, कभी भी कलर चेंज नहीं होगा, याद रखना ये चीज़, है ना। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्लियर विजन के लिए, है ना, क्लियर विजन के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए हम लोग को, डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन 25 सेंटीमीटर चाहिए, आपने पढ़ा होगा, है ना, ठीक है। साफ देखने की दूरी, साफ देखने के लिए, साफ देखने के लिए दूरी अपने को 25 सेंटीमीटर चाहिए, इतना चीज़ याद रखोगे, है ना। और इसलिए बोला जाता है कि एक प्रॉपर लाइट में पढ़ना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा दूर से पढ़ना चाहिए ना बहुत ज़्यादा सामने से, एक प्रॉपर डिस्टेंस, तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए बोला। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ आइज, है ना, पार्ट्स ऑफ आइज, पार्ट्स ऑफ आइज मतलब आँख की, है ना, आँख का भाग, कौन कौन सा भाग होता है आँख में, ठीक है। तो सीक्वेंस में याद रखना, वन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा सीक्वेंस होगा, ये चीज़ याद रखोगे। पहला जो पार्ट होता है कॉर्निया, है ना, पहला वाला जो पार्ट होता है कॉर्निया बोलते हैं उसको, हाँ कॉर्निया बोलते हैं उसको, कॉर्निया। ये वाइट पार्ट होता है, ये क्या होता है, वाइट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, वाइट पार्ट होता है ये। कॉर्निया के बाद में आ जाएगा आइरिस, क्या होता है ये, आइरिस होता है, ये कलरफुल पार्ट होता है, ये क्या होता है, ये होता है कलरफुल पार्ट होता है, ये आई को क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। उसके बाद में होता है प्यूपिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल होता है, ये ब्लैक होता है, ये क्या होता है, ये ब्लैक होता है, जो प्यूपिल बोले तो ब्लैक तो होता है, जिसको हिंदी में पुतली बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पुतली। कॉर्निया को कॉर्निया बोलते हैं, आइरिस को आइरिस ही बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। और एक होता है हमारा लेंस होता है, और भी पार्ट होते हैं, मान लो 5 पार्ट, ये हो जाएगा आपका रेटिना हो जाएगा, है ना, रेटिना, ये चीज़ है, याद रखेंगे भाई लोग, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलो इसका एक डायग्राम बनाते हैं, यार डायग्राम बहुत ख़राब है, ठीक है, और वैसे भी ये टाइम में बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो हंसना मत कोई लोग, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये हमारा आई हो गया, है ना, ये वाइट पार्ट हो गया, ठीक है, और इस तरह से करके भाई लोग हंसना मत बस, है ना, इस तरह से करके ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से पता नहीं ये किसकी आँख बना रहा हूँ भाई, इतना भयानक, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। देखो ये वाला वाइट पार्ट होता है, क्या होता है, ये वाइट पार्ट, वाइट पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, ये कलरफुल पार्ट होता है ना, ये पार्ट क्या होता है, ये होता है आइरिस होता है, आइरिस, आइरिस होता है, ये चीज़ याद रखोगे, ठीक है। ये काला वाला जो ब्लैक पार्ट होता है, ब्लैक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल, बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्यूपिल। तो याद रखोगे एग्जाम में पूछा जाता है भाई लोग, है ना, इसको पुतली बोलते हैं, कि कौन सा पार्ट होता है, इसके बाद कौन सा पार्ट होता है, जैसे पूछ दिया कि मिडिल पार्ट कौन सा होता है, आँख का सबसे पहला पार्ट कौन हो जाता है, ये चीज़ याद रखोगे, ठीक है।
और उसके बाद में ये होता है लेंस होता है हमारा, ये क्या होता है भाई, लेंस होता है। और लेंस को कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स करता है, याद रखना ये चीज़ को, क्लियर है। और आँख में यहाँ पे क्या होता है, कुछ लिक्विड होता है, लिक्विड होता है यहाँ पे, लिक्विड जिसको तरल बोलते हैं हम लोग हिंदी में, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। आप लोग याद रखोगे इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं ये चीज़। और ये लास्ट में होता है रेटिना होता है, ठीक है। यहीं पे इमेज क्या होता है, फॉर्मेशन होता है यहीं पे, है ना, जो ब्रेन में दिखाता है कि हाँ भाई इस तरह जब हम चीज़ों को हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। ये चीज़ जब इससे किए हैं तो एक कान से भी रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, कान से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होता है, उसी तरह से कान में इको को सुनने के लिए क्या होता है, इको प्रतिध्वनि जिसको बोलते हैं, है ना, जिसको गूंज बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं जिसको गूंज बोलते हैं, उसको सुनने के लिए 17 मीटर का जो सोर्स ऑफ जो साउंड है ना, उससे सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड बोले कि क्या होता है, ध्वनि का स्रोत से, क्या है, ध्वनि के स्रोत से कितना भाई, 17 मीटर का डिस्टेंस पे होना चाहिए। और जो ध्वनि हो हम लोगों को, जो ध्वनि हो, है ना, यानी कि जो साउंड हो, वो क्या हो जाए, वो 1/10 सेकेंड तक, है ना, हमारे कान में रहना चाहिए। बोल सकते हो कि दो साउंड के बीच में, दो साउंड के बीच में, दो साउंड के बीच में इतना का समय अंतराल होना चाहिए, समय अंतराल होना चाहिए, है ना, समय अंतराल मतलब टाइम डायलेशन होना चाहिए, बोल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। हाँ, तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट का मेन ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या होता है, टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर, नहीं भाई, टू डिक्रीज टैक्सेस को नहीं होता है, टू एलोकेट पब्लिक फंड्स, ठीक है, बिल्कुल। यानी कि जो हमारा पैसा कौड़ी है ना, जो रिसीव हुआ एक साल में, अब उसको कहाँ कहाँ पे लगाना है, तो वही पब्लिक फंड्स वगैरह करने के लिए, बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमारा यही, लेकिन आजकल का जो सिचुएशन है ना, नेताओं को देख करके तो यही लग रहा है भाई ये बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए करे रहे, नेताओं के कारण जो हमारा देश है वो क्या हो जा रहा है भाई, बर्बाद हो जा रहा है ना। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं ना। अब बात करते हैं यहाँ पे सरकारी बजट का उद्देश्य क्या होता है, टू एलोकेट पब्लिक फंड्स वगैरह होती है, चीज़ जान लेते हैं। बात करते हैं बजट, जब बजट का बात कर रहा है तो एक्चुअली में देखते हैं ये बजट जो है क्या है। तो नो सच वर्ड्स, है ना, आपको नो सच वर्ड्स, आपको संविधान में ऐसा कुछ वर्ड्स नहीं दिखेगा, ऐसा बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है ना, क्या है, बजट का जिक्र नहीं किया गया है। तो फिर इसके लिए क्या, इसके लिए लाया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखोगे। ये है आर्टिकल, बोले तो अनुच्छेद 112, आप लोग याद रखेंगे। उसी से रिलेटेड एक और है हमारा वित्तीय आयोग, क्या है भाई, वित्तीय आयोग, पहले भी बता चुका है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन, क्या बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन ना, फाइनेंस कमीशन। ये हमारा 280 आर्टिकल में है ये, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 280 में है। अब बात करते हैं एक और टर्म का, 108 जो होता है जॉइंट सीटिंग, क्या होता है भाई लोग, जॉइंट सीटिंग। जॉइंट सीटिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त यही बोलते हैं ना, संयुक्त अधिवेशन, मतलब जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग बैठते हैं, दोनों मेंबर बैठते हैं। तो इसका जो अध्यक्षता करेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, है ना, इसका जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा, स्पीकर करेगा। पहले तो स्पीकर कब करेगा, यानी कि अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा,
ये नहीं होगा तो क्या करेगा, डिप्यूटी स्पीकर करेगा, है ना। अगर ये भी नहीं होगा तो राज्यसभा का क्या होगा भाई, राज्यसभा का, ठीक है। ये होगा लोकसभा का होगा ना, अध्यक्ष होगा, लोकसभा का स्पीकर होगा, उसके बाद डिप्यूटी स्पीकर। ये भी नहीं होगा तो ये करेगा राज्यसभा का जो डिप्यूटी चेयरमैन होता है ना वो करेगा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्य RJY राज्यसभा, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखो क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने आपको क्या क्या बता दिया। चलो अब देखते हैं यहाँ पे मुगल वास्तुकला की कौन सी विशेषता फारसी शैलियों से प्रेरित थी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो ठीक है, ना आए तो मत बताना। न्यूनतम अलंकरण, इस तरह का तो कोई नाम आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा अब तक हिस्ट्री में, है ना। स्टेप वॉल्स एंड पेविलियंस, भाई ये मिलता था लेकिन ये मुगलों का नहीं था, ये राजस्थान और गुजरात में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये क्या होता है, राजपूतों का था, ये राजस्थान प्लस गुजरात में, है ना। तो किनका था, ये राजपूतों का था ये, ठीक है, राजपूतों का था, तो ये भी नहीं होगा। लार्ज डोम्स एंड इवॉन्स, ठीक है, तो ये हो सकता है क्योंकि भाई बड़े गुंबद वगैरह जो है ना, और ये ईवान, पता नहीं ईवान क्या होता है भाई, वॉल्टेड वॉल्स होता है, अच्छा ठीक है। तो बड़े गुंबद देखने के लिए मिलेगा, जिस तरह से आप कहाँ देख सकते हो, ताजमहल में आप देख सकते हो, ताजमहल में, ठीक है। आप जितने भी हैं लाल किला वगैरह में भी आपको यहाँ ये एक और भी बहुत जगह आपको देखने के लिए मिल सकता है ये चीज़ें, है ना, याद नहीं आ रहा मुझे, तो ये बिल्कुल हो जाएगा ना। रूप्स एंड सिंपल कोर्टयार्ड्स, ये नहीं होने वाला, ये होने वाला सिंपल सा है आपको, ठीक है, याद रखोगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप जान लें यहाँ पे, तो हाँ यहाँ पे देखते हैं। अब बात करते हैं जो मुगल्स थे ना, उनका जो कोर्ट का जो लैंग्वेज था वो क्या था, यानी राजभाषा क्या था, मुगलों का राजभाषा, मुगलों का राजभाषा बोले तो कोर्ट लैंग्वेज। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ भाई लोग, इसीलिए, है ना। तो ये उनका था फारसी, क्या था उनका, फारसी था। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। जितना भी चीज़ यहाँ बता रहे ना भाई लोग, वो सारी की सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी हुई कहीं ना कहीं, कुछ भी चीज़ आलतू फालतू नहीं, आप मॉक मारोगे आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और याद रखना, डबल डोम स्ट्रक्चर है ना, जिसको क्या बोलते हैं, डबल डोम स्ट्रक्चर, है ना। डोम नहीं होता, डोम होता है यार, क्या क्या लिख दे रहा, डबल डोम स्ट्रक्चर लोधी डायनेस्टी से रिलेटेड है, किया है, लोधी डायनेस्टी से रिलेटेड है, लोधी डायनेस्टी, ठीक है। वो क्या था, इस तरह से करके उनका एक कुछ बना हुआ था, है ना, मस्जिद वगैरह कुछ था, तो यहाँ पे इस तरह से करके उनको डबल डोम का स्ट्रक्चर उन्हीं के टाइम में बना हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये पूछा हुआ ये है ना, एमटीएस की जो एग्जाम है ना, एमटीएस के जब 5 साल का मार्ग हो तो उसमें कहीं ना कहीं पूछा हुआ है कि डबल डोम स्ट्रक्चर। और इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये स्ट्रक्चर अकेला है, ये इंडिया में क्या है, ये अकेला है, ये इंडिया में अकेला है, इसीलिए इसको पूछा गया है ये, क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिकनेस होगा तब तो पूछेगा ना, ऐसे तो पूछेगा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि विच ईयर मार्क द कंप्लीशन ऑफ राष्ट्रपति भवन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो ठीक है, ना आए तो भाई बिल्कुल मत माना, रिस्क मत लेना, है ना, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल है क्वेश्चन। अगर आपको डेट याद है तो ठीक है, ना याद हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे 2 फैक्चुअल क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे 2023 की, हाँ 2023 की एमटीएस में 2 फैक्चुअल क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे। तो सोच लो कि 8 नंबर वहाँ से मुझे मिल जाते, 8 नंबर मतलब मेरा 132 आसपास नंबर आया था, 140 हो जाता, और यहाँ का अपना झारखंड का गया था 138, मतलब सोच लो कि हमको अपना होम स्टेट मिलने वाला था। बट सिर्फ और सिर्फ ये सोच के क्या मार देते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन था, इसीलिए नहीं भी होता तो काफ़ी अच्छा था मेरा मार्क्स, कोई बात नहीं, खैर दूर था तो गए नहीं वहाँ पे, लेकिन इतना जानो कि अगर ना आए तो मत ही मारो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्या गलती आपको नहीं करना है। राष्ट्रपति भाई अब बताओ क्या इसमें लगाओगे, पढ़े होगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं। इसका आंसर वैसे होता है, कितना होता है, 1229 में होता है। अब इसको बताते हैं आपको कि इसका शुरू कब हुआ था, इसका शुरुआत कब हुआ था, इसको बनाने का शुरुआत हुआ था 1912 से हुआ था ये, है ना, और 1929 में जाके क्या हुआ, ये ख़त्म हो गया। इसके जो वो थे इंजीनियर्स थे बोलो, या फिर इसके जो डिज़ाइन था, डिज़ाइन किसने किया था इसको, है ना, वो थे 2 आदमी थे, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, है ना। एडविन लुटियंस है ना, हिंदी में लिख दे रहे हैं, एडविन लुटियंस
प्लस हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर, ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक गेटवे ऑफ इंडिया है ना, तो इंडिया गेट और गेट ऑफ इंडिया में बहुत कंफ्यूजन होता था, पता नहीं आप लोगों को होता या नहीं होता भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। और यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया भाई लोग तो सब्सक्राइब कर लो यार, देख रहे हो ना इतना टाइम निकाल करके आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें भले आज आपको नहीं समझ में आ रही होंगी इसका वैल्यू, लेकिन जब आप 1-2 एग्जाम में फेल करोगे, अपनी गलतियाँ करोगे, तब आपको समझ में आने वाली है। खैर कोई बात नहीं, चलो देखते हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया है ना, ये चीज़ तो ये है भाई मुंबई में, है ना, क्या है ये, मुंबई का प्रवेश द्वार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुंबई का प्रवेश द्वार इसको बोला जाता है। और बात करते हैं कि इसका जो वो था, इसको डिज़ाइन किसने किया था, तो इसको डिज़ाइन किया था भाई विटेट करके कुछ नाम था उसको, है ना, डिज़ाइन था विटेट, जॉर्ज विटेट ने किया था, ठीक है। और एक और आता है इंडिया गेट, है ना, इंडिया गेट, ये चीज़ आप लोग जान रहे होंगे। इसमें हमारे शहीदों के नाम लिखे हुए, इसमें क्या लिखे हुए हैं, जो हमारे शहीद हो गए थे, जो शहीदों के नाम, वो भी कितना 84,000 बोला जाता है कि 84,000 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। ये है कहाँ, ये दिल्ली में है, ये कहाँ, ये दिल्ली में है। और ये शहीद थे, ये कौन थे, ये जो थर्ड है ना, जो थर्ड हुआ था भारत अफगान वॉर, है ना, क्या था, भारत अफगान वॉर जो हुआ था, युद्ध जो हुआ था, है ना, उसमें जो लोग शहीद हुए थे उनको, है ना, श्रद्धांजलि देने के लिए, तो ये क्या जनरली ये श्रद्धांजलि है उनको, है ना, श्रद्धांजलि, तो आप लोग याद रखेंगे ये चीज़, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो विच ऑफ दिस बुक्स वाज नॉट रिटन बाय खुशवंत सिंह, है ना, खुशवंत सिंह जानते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान के लिए, ट्रेन टू TTP के लिए इनको जाना जाता है। तो देखते कौन सा बुक इनके द्वारा नहीं लिखा गया है ना। अगर आपको इनकी बुकें यादें हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे ट्रेन टू पाकिस्तान इन्होंने तो लिखा है ना, लिखा है, ठीक है। द कंपनी ऑफ वुमन लिखा है कि नहीं लिखा है, छोड़ देते हैं, मान लो कि आपको नहीं आता है। असुटेबल वर्ड, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ सिक्स, देखो यहाँ पे खुशवंत सिंह का नाम आ रहा है ना कहीं ये सिंह साहब रहे होंगे, सीख रहे होंगे ये, तो देखो ये हो सकता है। और बात करते हैं कंपनी ऑफ वुमन और या सुटेबल वर्ड, तो ये भाई आपको तो पता है ना, VIKRAM, विक्रम सेठ, ठीक है। विक्रम सेठ के थ्रू लिखा गया इस बुक को, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही होने वाला है। क्यों, क्योंकि नॉट रिटेन बाय, तो भाई ट्रेन टू पाकिस्तान, इसीलिए बोलता हूँ अगर किसी राइटर के बारे में पढ़ रहे ना, उनकी 8 से 10 बुक्स आप कर लो जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देखो यहाँ पे इनके बारे में सच बताओ तो मुझे नहीं पता था कि ये जो द कंपनी ऑफ वुमन इनका बुक है, इनके बारे में तो मुझे पता था। द हिस्ट्री ऑफ सिक्स के बारे में, द ट्रेन टू पाकिस्तान, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। तो मैंने क्या क्या देखा कि यहाँ पे सुटेबल बॉय है, अगर यहाँ पे कोई दूसरा नाम रहता ना तो, और ऐसे ऑथर करता जिनके बारे में मैंने नहीं सुना है, तो मैं नहीं मारता, इस क्वेश्चन को छोड़ देता, है ना, मैं अटेम्प्ट नहीं करता। तो ये आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो याद रखोगे आप लोग, तो क्या होगा, सुटेबल बॉय याद रखोगे। उसके विक्रम से द गोल्डन गेट, है ना, द गोल्डन गेट, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, द गोल्डन गेट, ठीक है। एन इक्वल म्यूजिक, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा लिखी गई हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब तो इसमें कुछ है नहीं, और खुशवंत सिंह जो हैं हमारे, उनके ट्रेन टू पाकिस्तान है, ठीक है। द कंपनी ऑफ वुमेन है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ सिक्स, तो याद कर लेना, इसको लिख लेना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत में पंचरत्न कृति, भाई ऐसे क्वेश्चन को मत करना, सिंपली अगर आ रहा है तो ठीक है, PYQs में क्यों आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मत करो, एकदम छोड़ दो। किसी को नहीं आ रहा होगा, अंदाजी करोगे, जो लोग मारेंगे ना अंदाजी मार ले, भाई गलत हो गया, आप एवरेज लोग से आपका मार्क्स कम हो जाएगा, है ना, आपका एवरेज, आपका मार्क्स कम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होने वाला है, ठीक है, ऐसे ही नहीं होगा, इसलिए मत मारना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा त्यागराज, है ना। हमको भी इसका आंसर नहीं पता है, सिंपल सी बात, क्यों फ्लेक्स करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्यागराज हो जाएगा। और पुरंदर दास, इनको बोला जाता है कर्नाटक संगीत का पिता, कर्नाटक संगीत का फादर बोला जाता है, पहले भी बता चुके, कर्नाटक संगीत का फादर, बोले तो बाप नहीं, बोले तो जनक, है ना, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ नाम के बारे में, ठीक है।
तो त्यागराज ने क्या किया भाई, पंचरत्न कृति की क्या की रचना की है, जो कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं कुछ, हाँ अब बात करते हैं ट्रिनिटी, है ना, त्रिमूर्ति ऑफ कर्नाटक संगीत, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति किसका, कर्नाटक संगीत का, कर्नाटक संगीत का, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रिनिटी, ट्रिनिटी है ना, कौन है, एक बार यहाँ पे आप देख लो कौन कौन है। यहाँ पे देखो त्यागराज आपको दिख रहे होंगे, मुथुस्वामी दीक्षितार दिख रहे होंगे और एक श्यामा शास्त्री दिख रहे होंगे ना। तो अब आपको समझ में आएगा कि मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि जो चीज़ें ऑप्शन में आपकी दी हुई हैं उनको क्या बोला जाता है भाई, मतलब उनसे आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो उनको आपको याद रखने की जरूरत है। त्यागराज हो जाएगा, उसके बाद मुथुस्वामी दीक्षितार हो जाएगा, श्यामा शास्त्री, इनको बोला जाता है कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति बोला जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं त्रिमूर्ति, तो क्या क्या नाम था यहाँ पे भाई, त्यागराज, क्या नाम था, त्यागराज है ना, त्यागराज नाम था। दूसरा श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री है ना, श्यामा शास्त्री, और एक दीक्षितार था ना, श्यामा शास्त्री, और एक थे मुथुस्वामी दीक्षितार, मुथुस्वामी दीक्षितार, दीक्षितार, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कौन सा किस भारतीय राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो देखो भाई लोग, आपको इससे प्रीवियस वीडियो में जो आपको एनालिसिस करवाया था, जो एक्स्ट्रा फैक्ट एनालिसिस नहीं बोले, एक्स्ट्रा फैक्ट बोले, एक्स्ट्रा फैक्ट, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, पॉपुलेशन डेंसिटी बताया था, पॉपुलेशन डेंसिटी है ना। वहाँ पे क्या बताया था कि दिल्ली का सबसे ज़्यादा है 11,300 है। फिर क्या बताया था, बिहार का है ना 1100 आसपास बताया था, तो 1106 होता है। फिर क्या बताया था, केरल का बताया था, है ना, केरल का 1028 होता है ना, 1028 होता है, 1028 होता है, ये बताया था। तो और क्या बताया था आपको, पॉपुलेशन डेंसिटी बताया था कि 1 किलोमीटर में, है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोग का जो जनसंख्या था उसको बोला जाता है। तो बताओ यहाँ पे कौन कौन है। यहाँ पे देखो दिल्ली है, तो बिल्कुल मेरे भाई यही होगा। दिल्ली नहीं होता तो फिर दूसरा ऑप्शन पे जाते हैं हम लोग। इसलिए जो बोलता हूँ ना, याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर इस तरह से करोगे ना भाई, तो तुम लोगों का जो भी ऑप्शन आने वाला है, मतलब अपने जो भी शिफ्ट होगा ना, शिफ्ट में बेस्ट दे करके आओगे, है ना, शिफ्ट में अपना बेस्ट दे करके आओगे, इतना याद रखना, ठीक है। और थोड़ा सा मेरे पे विश्वास कर लो, अदरवाइज क्लास में जाओगे जिस दिन एग्जाम देने बैठे उस दिन तो विश्वास होने ही वाला है। अब बात करते हैं और कुछ अंडमान एंड निकोबार का, है ना, वैसे बहुत बार बता चुके लेकिन फिर से बता देते हैं, अंडमान एंड निकोबार, है ना, ताकि इसका होता बहुत कम होता है, इसका 46 होता है, यानी कि यूटीज़ में सबसे कम होता है इसका, याद रखोगे। और अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश नहीं, इसका होता है मात्र 17 होता है। और इसी का दिबांग वैली में सबसे कम होता है, दिबांग है ना, दिबांग वैली, दिबांग वैली है ना, वहाँ पे सबसे कम होता है, ये चीज़ को याद रखोगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 2011 के अनुसार इनमें कौन सा भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है। तो ये चीज़ अभी तक हम नहीं बताए थे, बताना चाहिए था बट नहीं बताए हम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यादें नहीं रहती यार, है ना। तो कोई बात नहीं। मुंबई का जो ठाणे है ना, ठाणे है, वहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्या है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। नॉर्थ परगना हमारा नहीं है, बेंगलुरु नहीं होगा, पुणे नहीं होगा, ये चीज़ को याद रखोगे। अब बात करते हैं ठाणे क्यों फेमस है। तो 1853 में रेल चला था, क्या चला था भाई, रेल यानी ट्रेन चला था इंडिया में, है ना, किसके टाइम, डलहौजी के टाइम में, किसके टाइम में, डलहौजी के टाइम में चला था। तो कहाँ से कहाँ तक चला था, मुंबई से ठाणे तक चला था, है ना, मुंबई टू ठाणे, ये चीज़ याद, लगभग 35 किलोमीटर का था लगभग, है ना, ये चीज़ को याद रखोगे, आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो 2006 में एशियाई खेलों में ड्रग टेस्ट में असफल होने के कारण किस भारतीय धावक को उसका रजत पदक छीन लिया गया था। भाई मत माना ऐसा क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, जितना मारोगे उतना इनफ है, मत मारना, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा। अगर हाँ पढ़ के गए हो, याद है एकदम 100% श्योर, तभी मारो इसको, ठीक है। हम भी रहते, हम भी नहीं मारते। तो इसका आंसर होने वाला है सिंपली शांति सौंदरराजन, ये इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जो बाकी लोग हैं, वो लोग क्या है भाई, पीटी उषा, ये हमारे एथलीट है, मतलब धावक है, आप बोल सकते हो, क्या है, धावक बोल सकते हो आप लोग, एथलीट है ना।
भाई एथलीट का स्पेलिंग पूछा जाता है ATHLET, एथलीट पूछा जाता है तो आप लोग याद रखेंगे। धावक हैं ये, इनको उड़न परी के नाम से नहीं, इनको क्या नाम देता है, उनको उड़न परी या फिर गोल्डन गर्ल के नाम से ना आता है, गोल्डन गर्ल, क्योंकि बहुत गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, गोल्डन गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। जिस तरह से गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है ना नीरज चोपड़ा को, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के नाम से इनको जाना जाता है, गोल्डन बॉय को नाम से। इन्हीं के कारण है ना 8 अगस्त को, है ना 8 अगस्त को जेवलिन डे के रूप में मनाया जाता है भाई, है ना, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा इंडिया में जेवलिन को अगर इंटरनेशनल लेवल पे ले गए हैं तो हमारे नीरज भाई हो गए हैं इसीलिए। तो आप लोग याद रखोगे, PYQ का पूछा हुआ चीज़ है, याद रखोगे सारी चीज़ें PYQ बताते, कुछ भी चीज़ें फालतू नहीं बताता हूँ। अब विश्वास में तो जा करके टेस्ट मारो और देख लो। अब बात करते हैं यहाँ पे दूती चंद, ये हैं उड़ीसा सी, है ना, तो ये हैं शायद केरल सी हैं, केरल, आप लोग याद रखो केरल से हैं, इनका नहीं पता मुझे। दूती चंद ये हैं उड़ीसा से, ठीक है। ये भी क्या है, धावक हैं ये भी, है ना, स्प्रिंटर धावक हैं ये भी, है ना, रनर हैं बोल सकते हैं आप लोग, है ना, याद होता है। और के मीना बोले ये भी हमारे धावक हैं, कहाँ से हैं नहीं पता मुझे, आप लोग करके कमेंट करके बताओ कि कहाँ से हैं। सो ठीक है, कम से कम इतना काम तो करो, कम से कम मेरा काम भी थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात कराए कि 1853 में निम्नलिखित में किस क्षेत्र की शुरुआत ने शहरों की किस्मत को पूर्ण रूप से बदल दिया, जिससे आर्थिक गतिविधियों पारंपरिक स्थानों से दूर हो गई। मतलब कि 1853 में कौन सा ऐसा चेंजेज आया था जिसके कारण क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें जो टाउन्स हो गई, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था वो शिफ्ट हो गया ट्रेडिशनल लोकेशन से, मतलब कुछ भी हो, दूरी कितना भी डिस्टेंस हो, वो बहुत आसानी से वो चीज़ें होने लगी। तो अभी आपको बताएं 1853 में क्या था, रेलवे का शुरुआत हो, देख रहे हो ना। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा पॉइंट इस सीरीज़ का जान है ना, इस सीरीज़ का जान है, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें। अब बात करते हैं यहाँ पे कि 1853 में हुआ था, और जाने का क्या है, किसके टाइम में हुआ था, ये डलहौजी के टाइम में, है ना, डलहौजी, वही जो हड़प्पा नीति चला था। डलहौजी के कॉटन प्रोडक्शन में 2 स्टेट है हमारे, गुजरात प्लस महाराष्ट्र। आप लोग याद रखोगे 210 फ्रॉस्ट फ्री डे, क्या है, फ्रॉस्ट फ्री डे इसको चाहिए होता है, मतलब पाला रहित दिन चाहिए होता है। सिल्क रूट ये कनिष्क के टाइम में, क्या है, कनिष्का का क्या था, कंट्रोल था, सिर्फ डेवलप कॉमर्स, नहीं पता, ये नहीं होगा। तो इतना चीज़ याद रखोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई लोग, चलो चलते हैं। यहाँ पे है कि मिलान कीजिए। भाई मिलान कैसे करेगा आदमी, अजीब तरह से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या बताया था आपको, डलहौजी बताया था ना यहाँ पे, तो ये इस तरह से होना चाहिए था। यहाँ पे देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति। सबसे पहले किसको हड़पा था भाई, अवध को हड़पा, अवध को हड़प्पा, याद रखोगे। तो कौन लाया था, ये वेलेस्ली लाया था, कौन नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ डलहौजी लाया था ना, यहाँ पे हाँ डलहौजी लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, ठीक है। 1848 में लाया था शायद, ये 1848 में लाया था, आप लोग याद रखना भाई लोग, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख लो, ये रिंग ऑफ फ्रेंड्स कौन लाया था हमको नहीं पता है, जो बात है सब्सिडरी अलायंस, ये वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस है ना, सब्सिडरी अलायंस बोले तो सहायक संधि, आप लोग याद रखेंगे सहायक संधि क्या है, सो इसको, ठीक है। ये वेलेस्ली लाया था, क्या लाया था, वेलेस्ली, WELLESLEY, वेलेस्ली लाया था। और कब लाया था, 1798 में लाया था। यह चीज़ याद रखना, पूछा जाता भाई कब लाया था, है ना, याद रखना इसको। तो अब कौन बचा भाई, यहाँ पे एक ही आदमी बचता है अब, ये वेलेस्ली हो गया, सब्सिडी अलायंस हो गया, कौन, वॉरेन हेस्टिंग, क्या वॉरेन हेस्टिंग बचा ना, वॉरेन हेस्टिंग। भाई हिंदी मीडियम वालों आप लोग भी देख लेना है, वॉरेन हेस्टिंग को वॉरेन हेस्टिंग ही लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग ही लिखेंगे, इतना तो आपको पढ़ने आता ही होगा, है ना, वॉरेन हेस्टिंग। तो भाई देखो एक ही चीज़ बताना ना, यहाँ पे रिंग फेंस पॉलिसी, क्या है, रिंग फेंस पॉलिसी। तो इस तरह से करके अगर आपको 2 भी चीज़ें याद है तो आराम से एलिमिनेट करके आप अपने आंसर तक आप लोग जा सकते हो, क्लियर है ना,
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। कुछ डाउट हो तो यहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, आप लोग जानते हैं, शुरू से जान रहे भाई लोग, तो बताने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसीलिए एक था हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना, बार बार बताते क्योंकि भाई पूछा हुआ, इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स। 2025 में इंडिया का क्या रहा है बताओ यार, इतना बार बता चुके, 118 रैंक रहा है। और कौन करता है इसको? ऑक्सफोर्ड रिसर्च, ऑक्सफोर्ड वेलबींग, अरे भाई बार बार भूल जाते हैं ना, बार बार भूल जाते हो। ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, ये हमेशा पब्लिश करता। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किस प्रमुख महिला की विरासत के सम्मान में मनाया जाता है ना। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मत मारो भाई, एक्स्ट्रा नहीं आपको जाना है। इसका आंसर होने वाला हमारा सरोजनी नायडू, है ना। सरोजनी नायडू के सम्मान में, इनके बारे में आपको बुक बताए थे, है ना, द गोल्डन थ्रेशोल्ड वगैरह करके बताए थे, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। इनको भारत कोकिला के नाम से इनको जाना था, भारत कोकिला, मतलब भारत की कोयल के नाम से इनको जाना जाता है ना, भारत कोकिला के नाम से नाता है। और ये क्या थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल, है ना, राज्यपाल कहाँ की थी भाई? यूपी की थी। आप लोग याद रखेंगे ये चीज़, ठीक है। तो और इसमें कुछ बताने का तो ज़रूरत है नहीं। हाँ, एक चीज़ और याद रखोगे, 24 जनवरी है ना, 24 जैन को ये क्या, ये है महिला दिवस, है ना, ये महिला दिवस है। ये तो था हमारा बालिका दिवस। 24 जनवरी को मनाया जाता है भाई राष्ट्र बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंदिरा गांधी को याद करते हुए, इंदिरा गांधी को, क्योंकि नारी शक्ति को माना जाता है, उनको पहचान मानाता है, क्योंकि वो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी, इसलिए इंदिरा गांधी के सम्मान में, है ना, इंदिरा गांधी के याद में, क्योंकि नारी शक्ति को लेकर के, ठीक है, नारी शक्ति। तो राष्ट्र महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के याद में, और 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्र बालिका दिवस, इंदिरा गांधी के याद में, नारी शक्ति को याद करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय के ग्लेशियरों के सिकुड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखो, अर्थक्वेक के कारण तो सिकुड़ेगा नहीं, एसिड रेन के कारण तो सिकुड़ेगा नहीं, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण सिकुड़ेगा। किसके कारण सिकुड़ेगा भाई लोग? ग्लोबल वार्मिंग के कारण सिकुड़ेगा। मतलब भाई वो पिघल रहा है ना, क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होगा तो सिकुड़ेगा ही ना, सिकुड़ेगा, सिंपल सा बात है। अब बात करते हैं कुछ इंडिया के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर के बारे में बात करते हैं ना, ग्लेशियर के बारे में बात करते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर आप लोग जान रहे होंगे, बहुत बड़ा है ना, इंडिया का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर। बियाफो हो जाएगा, बियाफो हो जाएगा, ठीक है, बियाफो हो जाएगा। बाल्टोरो हो जाएगा, बाल्टोरो, आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। सियाचिन हो जाएगा, बियाफो हो जाएगा, बाल्टोरो हो जाएगा। मिलम ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी नदियां इससे निकलती हैं, मिलम ग्लेशियर। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, बियाफो, बाल्टोरो, मिलम और सियाचिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सलमान रश्दी की किस पुस्तक ने 1981 में बुकर पुरस्कार जीता है ना। तो भाई आपको याद रखना पड़ेगा, ये पुरस्कार जीता है मिडनाइट्स चिल्ड्रेन ने जीता, ठीक है। सेम भी उन्हीं की है, क्या है, सलमान रश्दी साहब की है। द सैटेनिक वर्सेस भी है सलमान रश्दी की, आपको सबको याद रखना, नहीं याद रखोगे एग्जाम में आ जाएगा। द गोल्डन हाउस, ये भी सलमान रश्दी, अरे यार सलमान रश्दी साहब की है, ठीक है, इतना याद रखोगे। एक ये लज्जा है ना, इसी से रिलेटेड एक नाम है लज्जा, है ना, लज्जा, ठीक है। ये तस्लीमा नसरीन की है ना, बांग्लादेश की राइटर हैं ये, बहुत बवाल मचा था इस बुक को, बांग्लादेश की राइटर हैं ये, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखो, बांग्लादेश की राइटर हैं, क्या नाम? तस्लीमा नसरीन, क्या है? तस्लीमा नसरीन, आप लोग याद रखोगे। उनकी बुक क्या है भाई? ये लज्जा है उनकी बुक, ठीक है, लज्जा, याद रखोगे, लज्जा, लज्जा है, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्या है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को शेष एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखलाओं में से नहीं है? देखो, हिंदुकुश माउंटेन भाई, ये अफगानिस्तान में, ये कहाँ? अफगानिस्तान, है ना, तो बिल्कुल अलग करती है भाई, ये नहीं है बोल रहा। काराकोरम माउंटेन
ये भी है आपका, चाइना वगैरह से अलग करता है, पाकिस्तान वगैरह से काराकोरम। ये भी हमारा पीओके है ना, पीओके, या फिर ये भी इंडिया में ही अपना है ना, पीओके ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो रीजन है, काराकोरम लद्दाख और जास्कर जो है ना, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर वो रीजन में, तो ये भी अलग करता है। हिमालय ये भी ठीक है, मैक्सिमम पार्ट इसका जो है, मैक्सिमम पार्ट इसका कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है, ये भी आप लोग जान रहे हो। और अरावली रेंज तो अपना कहाँ, राजस्थान में है ये, है ना। और जो पाकिस्तान वगैरह से अलग करता है, अपना एक बाउंड्री वगैरह बनाता है। तो ये सारे के सारे हैं, ठीक है। तो बोल रहा कौन सा नहीं है, तो भाई इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो नहीं, हर करता है। हिंदू कुश माउंटेन भी करता है, काराकोरम भी करता है, हिमालय भी करता है और अरावली भी करता है। इसलिए आप लोग ध्यान देना कि क्या पूछा हुआ है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि दक्षिण एशिया में कितने देश हैं, तो भाई 8 देश हैं। अब बोलोगे लोग कैसे याद रखना, कुछ नहीं, भारत के पड़ोसी देश, क्या है, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, इसके बारे में आप लोग करो और आपका काम खत्म हो जाए। आपको पता है कौन कौन सा भारत के पड़ोसी देश हैं भाई, इंडिया खुद हो जाएगा, इंडिया को शामिल कर लो इसमें, पाक हो जाएगा, इसको कैसे छोड़ो, अफगानिस्तान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा ना, बांग्लादेश हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, और क्या था, मालदीव हो जाएगा, है ना। हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से करके हो जाएगा। तो आपको याद रखना है यार, अगर यहाँ तक पहुँच गया तो सब्सक्राइब नहीं किया भाई लोग तो सब्सक्राइब कर लो यार। थोड़ा सा आपके प्यारे प्यारे कमेंट होंगे, थोड़ा सा लाइक्स होगा, तो यही चीज़ तो मुझे मोटिवेट करेंगी ना आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। वरना सोचो यार, इतना मेहनत करके, इतना टाइम दे करके वीडियो कौन ही बनाएगा और क्यों ही बनाएगा, जब आप लोग देखोगे ही नहीं, आपके लिए वो काम का है ही नहीं, तो फिर क्यों बनाऊंगा। चलो कोई नहीं, तो मिलते हैं और इसी तरह से 25 क्वेश्चन के साथ में। और मुझे लगता है 2 और वीडियो के बाद में ये हमारा सीरीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपके लिए इतना सफिशिएंट रहने वाला है, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, किस टॉपिक से आने वाला है या नहीं आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।